हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जी हां, एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको यहां पर एक्सप्लेन की जाएगी और मैंने सोचा है कि आपके लिए बस इसी तरह की कोई सीरीज आपके लिए लाई जाए जिससे कि आप एनसीईआरटी के हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को, हर एक वर्ड को याद रख सके और जो यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी है ना, उस चीजों को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए आपको फ्लो डायग्राम भी दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से पूछे गए वो सारी भी चीजें प्रोवाइड करूंगा और कुछ बेहतरीन ट्रिक्स आपको जानने को मिलेंगी जिससे कि आप अपने नीट के स्कोर में बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट कर सकें और जो डाउट है उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते। और हाँ, पहली बार अगर आप हमारे वीडियो पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहली चीज हमें जानना पड़ेगा कि ये चैप्टर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं आपको बता दूं, छोटा सा चैप्टर है, 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे नीट के एग्जाम में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यहां से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, इजी आते हैं, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको वो मेथड पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए सबसे पहली चीज हम जानेंगे कि आपको इसमें कितने पॉइंट पढ़ने हैं। आपको इसमें 6 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, चाहे वो कोई एक्वेटिक एनिमल हो, कोई आर्थ्रोपोड हो, कोई फिर मोलस्का हो, या फिर कोई ह्यूमन हो, कोई कॉर्डेट हो, नॉन कॉर्डेट हो, उन सभी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है। दूसरा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, आप इंस्पायरेशन कैसे करते हैं और एक्सपायरेशन कैसे करते हैं, इसको पढ़ेंगे। जो थर्ड टॉपिक है हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन गैस है ब्लड वेसल में जाती है और ब्लड वेसल से कैसे CO2 हमारे लंग्स में आती है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली गई वो कैसे सेल के पास तक जाएगी, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे हमारा ब्रेन जो है हमारे लंग्स को कंट्रोल कर रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ डिसऑर्डर पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, कि जैसे अस्थमा वगैरह हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, है ना, ये सारी जो डिसऑर्डर हैं, जो डिजीजेस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। देखिए मैं इसमें तो आपको कुछ ऐसी ट्रिक देने वाला हूं ना, बस एक फ्लो चार्ट बनाओ, वहां के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चीजें सिंपल मैं रखने वाला हूं, बहुत ही ईजी तरीके से। और कोई भी अगर डाउट हो, मैं पहली चीज बता दूं, पढ़ने के बाद मेरे से डाउट तो होगा नहीं, और रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है सर यहां पर, एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। मतलब क्या बोला है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए क्यों। पहली चीज ये है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब हम ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ते थे या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते थे, तो उसमें पता है कि अगर सपोज करो ये सेल है बच्चों, है ना, सेल के अंदर क्या चला जाता है, ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज की एंट्री को सेल के अंदर हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ना, ये आया कहां से, ये जो ग्लूकोज सेल के अंदर ये आया कहां से। सर जो हम फूड खाते हैं ना, मेनली वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना, चपाती वगैरह खाते हैं आप, ठीक है, रोटी खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। तो जैसे आप कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज। वही ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है और ये ग्लूकोज जब इसका ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल ATC के थ्रू, तब इनसे बनती है क्या, ATP, एनर्जी बनती है। और यही एनर्जी हम अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में यूज करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमें इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही इसका ब्रेकडाउन पॉसिबल है। क्लियर है? अदरवाइज ग्लाइकोलाइसिस से सिर्फ 2 ATP मिलेगी। अगर आप क्रेब्स साइकिल ETC परफॉर्म करते हैं तो 36 से लेकर के 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आपको मिल सकती है, यानी ज्यादा एनर्जी तो ज्यादा काम कर पाएंगे आप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सर, टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। जी हां, जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा और उसी एनर्जी का हम यूज करेंगे। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबोलिक रिएक्शन। बोल रहा है कि जब ये ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल ETC आप करते हैं, ये सारी जब प्रोसेस करेंगे तो यहां से एक चीज और निकलेगी। क्या निकलती है सर, CO2।
ठीक है, CO2 जब निकलेगी तो यही CO2 हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स से हम क्या करते हैं, इसे बाहर की तरफ निकाल देते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। क्लियर है? अच्छा, बोला कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक मतलब क्या, ब्रेकडाउन की प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स हैव टू बी रिलीज आउट। जी हां, यही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम कि ऑक्सीजन कंटिन्यूअस प्रोवाइड करते रहते हैं सेल को, जिससे कि वहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता रहे, कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोड्यूस होती रहे। और अगर कंटिन्यूअस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक चीज और कंटिन्यूअस हो रही होगी, वो है क्या, CO2 का प्रोडक्शन। और कंटिन्यूअस अगर CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस CO2 को हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। क्लियर है? आगे देखिए, अब यहां से अंडरलाइन करेंगे बच्चों, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, क्या कहता है सर, देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। जी हां, ये वो प्रोसेस है जिसमें आप कंटिन्यूअस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 दे रहे हैं, निकाल रहे हैं एटमॉस्फेयर में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग, या फिर कॉमनली जिसे हम कहते हैं क्या, रेस्पिरेशन। अब याद रखिएगा, कॉमनली रेस्पिरेशन कहते हैं, बट ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन नहीं है। ब्रीदिंग इज अ स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आगे हमें समझ में आएगा। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, एक छोटी सी प्रोसेस बनाता हूं। जैसे सपोज करो आप यहां पर देखिए, एक हमारे पास बंटू भैया हैं। क्या, कितना गंदा सा बन रहा है ना, कितना गंदा सा बन रहा है सर। थोड़ा सा डायग्राम जो है, अब डिजिटल बोर्ड होता तो मजा आता सर, है ना, डिजिटल बोर्ड होता तो मजा आता। ये देखो एक पर्सन है हमारे बंटू भैया। अच्छा समझो, ये क्या करेंगे, बाहर की तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, एयर। एयर में क्या है, ऑक्सीजन। जब हम इस ऑक्सीजन को लेते हैं और हमारे लंग्स में जो CO2 है उसको बाहर निकालते हैं, इन्हीं दोनों प्रोसेस को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन लेते हैं या एयर लेते हैं, इस प्रोसेस को हमने और क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। अब ये जो CO2 या जो एयर हम बाहर निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं, इन दोनों को हम एक साथ मिलाकर कहते हैं सर ब्रीदिंग। क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। बोलिए सर, समझ में आया? हाँ, चीजों को सिंपल रखेंगे, है ना, जिससे कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। Place your hand on your chest. You can feel the chest moving up and down. You know that is due to the breathing. How do we breathe? The respiratory organ and mechanism of breathing are described in the following section of this chapter. बोला है कि आप अपने चेस्ट पर अपने हाथ रखिए और आपको पता चलेगा कि आपका हाथ अप एंड डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, है ना। ब्रीदिंग मतलब क्या, रेस्पिरेशन, कॉमनली हम समझेंगे, है ना। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं। और ब्रीदिंग क्या होती है, कैसे होती है, इस चैप्टर में हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, है ना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो इसे वेरी वेरी IMP कर लीजिए, वेरी वेरी IMP कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पे देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे दो चीजें हैं। बोला मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी, वेरी मतलब क्या होता है, डिफरेंट। क्या होता है, लिख लेंगे, डिफरेंट, यानी अलग अलग होती है, सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग, किस पर डिपेंड करेगा, किस में कैसे रेस्पिरेशन होगा, दो चीजों पर। पहला है उसके हैबिटाट पर, वो जो ऑर्गेनिज्म है किस प्लेस पर रहता है ना। हैबिटाट मतलब क्या होता है, लिविंग प्लेस। एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, उसकी बॉडी कैसे बनी हुई है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे सर जो पानी में रहेगा एक्वेटिक होगा,
वो दो तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है जनरली। पहला, या तो वो अपने बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है या फिर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है, जो पानी में रहता है। अब एक चीज हमें पता है कि सर जो लैंड पर रहता है, धरती पर रहता है, वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं अगर हैबिटाट चेंज हो रहा है तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी चेंज होगा। ये समझ में आया। दूसरा कि उसकी बॉडी कैसे बनी है उस ऑर्गेनिज्म की, है ना, इससे भी हमें पता चल जाएगा कि उसमें किस टाइप से रेस्पिरेशन हो सकता है। जैसे कोई सेलुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं बोलूं स्पॉन्ज, है ना, स्पॉन्ज क्या है, पोरीफेरा का मेंबर है। तो इसमें स्पॉन्ज में किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है आपको पता है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सेलुलर लेवल का इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें लंग्स नहीं होगा, क्योंकि यहां पे सेलुलर लेवल है भाई, यहां पे ऑर्गन तो बन ही नहीं रहे, तो यहां पे लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं हो सकता। क्लियर है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, किंगडम एनिमेलिया में आपने पढ़ रखा है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में होता है। हाइड्रा उसका एग्जांपल है सिलेंट्रेटा का, आपने पढ़ा है। तो उसमें भी लंग्स नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं आप। तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, पहला कि वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म किस हैबिटाट में रहता है, सेकेंड थिंग उसकी बॉडी कैसे बनी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म एक्सेट्रा एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। जी हां, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। बोला है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, सिलेंट्रेट्स होते हैं एंड फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म को हम क्या लिख सकते हैं, फ्लैटवर्म किसको बोलते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज, प्लैटीहेल्मिन्थीज लिख लीजिए बच्चों, है ना, ऐसे पूछा जाएगा, वो प्लैटीहेल्मिन्थीज दे देगा तो आप सोचेंगे नहीं नहीं हमने तो एनसीईआरटी में फ्लैटवर्म पढ़ा था। फ्लैटवर्म को ही कॉमनली क्या बोलते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज, है ना। ये सब जो होते हैं स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म, ये सब ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को निकालते हैं। किस ऑर्गन के थ्रू, अपने जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। हाँ, अपनी पूरी बॉडी के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को निकालते हैं। कुछ इस तरीके से सपोज करो ये इनकी बॉडी है, ठीक है, ये इनकी बॉडी है, तो एटमॉस्फेयर से इन्होंने क्या कर लिया, अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू क्या कर लिया, ऑक्सीजन को ले लिया और इसी बॉडी सरफेस के थ्रू CO2 को क्या कर दिया, निकाल दिया बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट का, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अच्छा सुनो, क्या हो कि मैं तुम्हें फ्लो चार्ट दे दूं, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, है ना। चलो तुम थोड़ा पहले फ्लो चार्ट देख लो तुम, है ना, फिर उसके बाद यहां पर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, सारी चीजें मैच कर जाएंगी। ठीक है, यहां पर देखो आप, यहां पर देखो आप, यहां पर दिया गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन दिए गए हैं। डिफरेंट ऑर्गन में आप यहां पर देख लीजिए। पहली चीज क्या, जनरल बॉडी सरफेस, है ना। पहला है क्या, जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू बाय सिंपल डिफ्यूजन कौन कौन से ऐसे फाइलम है जिनमें होता है, प्रोटोजोआ में होगा, जिसका एग्जांपल क्या है, पोरीफेरा, अमीबा, पोरीफेरा बोल रहा हूं, देख रहे हो। देन पोरीफेरा का एग्जांपल स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, हाइड्रा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, है ना, प्लैटीहेल्मिन्थीज, फ्लैटवर्म। इन सभी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, जनरल बॉडी सरफेस, और इनमें रेस्पिरेशन बाय सिंपल डिफ्यूजन होता है। क्लियर है। अब मॉइस्ट स्किन, सेकंड क्या है हमारा, मॉइस्ट स्किन, या फिर हम बोलते हैं क्यूटिकल, या फिर हम बोल सकते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटिकल आपको पता है ऊपर होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना। मॉइस्ट, क्यूटेनियस मतलब होता है स्किन, ये याद रखिएगा। तो अगर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी स्किन थोड़ा मॉइस्ट है, गीली है, नमी है उसमें, उसके थ्रू भी वो रेस्पिरेशन कर सकता है। वो कौन कौन से हैं देखो, अर्थवर्म एंड व्हाट, फ्रॉग। ठीक है, ये दोनों आप अगर ना आपने कभी भी अपने हाथों में अर्थवर्म पकड़ा है, केचुआ हाथ में लिया है, हमेशा उसकी स्किन, उसकी क्यूटिकल आपको मॉइस्ट ही मिलेगी, क्योंकि अगर वो ड्राई हो गई तो वो डेड कर जाएगा, मर जाएगा वो। क्लियर है। फ्रॉग की भी जनरली आप बॉडी देखेंगे, अगर वो पानी से बाहर रहता है फिर भी उसकी जो स्किन होती है वो आप देखेंगे जनरली मॉइस्ट होगी, ड्राई नहीं होगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है गिल्स। गिल्स को हम बोल सकते हैं वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर। वैस्कुलराइज मतलब जिसमें ब्लड वेसल बहुत ज्यादा हो। ठीक है, गिल्स के थ्रू किसमें रेस्पिरेशन होगा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड का एग्जांपल आप मुझे बता सकते हैं, प्रॉन, जिन्हें हम क्रस्टेशियन भी कहते हैं, है ना, प्रॉन, प्रॉन झींगा। ठीक है,
ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, इसमें किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन। मोलस्कस, ठीक है, टिनिडिया के थ्रू होता है, और फिश में आप देखेंगे गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। क्लियर है, ये चीज हमें पता चल गई। आगे देखिए बुक गिल्स। बुक गिल्स क्या होता है, बहुत सारे गिल्स एक साथ, जैसे बुक के पेजेस होते हैं ना वैसे पड़े रहते हैं, ठीक है, वन बाय वन ऐसे पड़े रहते हैं, उसी को बोलते हैं बुक गिल्स। अब बुक गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसका है, लिमुलस का। लिमुलस का दूसरा नाम क्या है, किंग क्रैब। और आप जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसी को हम कहते हैं क्या, लिविंग फॉसिल, है ना। लिमुलस क्या है, एक लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल हम क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि जब से इसकी ओरिजिन हुई, जब से ये पैदा हुआ, तब से लेकर के आज तक इसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जब से वो बने, जब से वो पैदा हुए, तब से लेकर उनकी ओरिजिन से लेकर के आज तक अगर उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारा लंग्स। लंग्स को हम बोलते हैं वेस्कुलराइज बैग। ये लंग्स के थ्रू किसमें रेस्पिरेशन होता है, लंग्स किसमें होता है, ऑर्गन। एम्फीबिया टू मैमेलिया, यहां पर ट्रिक है, आराम, ARAM। ए फॉर व्हाट, एम्फीबिया, आर फॉर व्हाट, रेप्टिलिया, ए फॉर व्हाट, एव्स यानी बर्ड्स, एम फॉर व्हाट, मैमेलिया। ठीक है, तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, इन सभी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स है। आगे बात करेंगे बुक लंग्स, यानी बहुत सारे लंग्स होंगे, सेम बुक की तरह, बुक के पेजेस की तरह प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, बुक लंग्स। और ये प्रेजेंट होता है किसमें, एराक्निड्स में। एराक्निड्स के एग्जांपल याद रखिएगा, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। ठीक है, इनमें होता है बुक लंग्स। ट्यूब फिट किसमें होता है, ट्यूब फिट होता है इकाइनोडर्मेट्स में। स्टारफिश आपने पढ़ा है, इकाइनोडर्मेट्स में होता है ट्यूब फिट। क्लियर है, या फिर हम इसी को बोलते हैं डर्मल ब्रोंकाई। क्लियर है। क्लोएका, 8 है हमारा क्लोएका। क्लोएका किसमें होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, टर्टल में होता है। ट्रैकियल ट्यूब्स किसमें होती है, इंसेक्ट्स में होती है, याद रखिएगा। क्लियर, ये फ्लो चार्ट। यहां पर एक नोट मैंने लिखा है जो एनसीईआरटी कहती है, ठीक है, और कुछ चीजें मैंने एनसीईआरटी से ही क्लास 12 से उठाई है, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। नोट में क्या लिख रहा हूं मैं सर, नोट में मैंने क्या लिखा है, यहां पर ध्यान से देखिए आप। एम्फीबियन, एम्फीबियन में क्या लिया है, फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू 3 टाइप से रेस्पिरेशन कर सकता है फ्रॉग। नंबर 1 क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है। बक्कोफेरेंजियल, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन कर सकता है। थर्ड वन क्या, लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है। अब सवाल यह है कि स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कब करेगा। सर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू वो तब करता है, यहां पर देखिए छोटा छोटा लिखा गया है, तो आप 720 अगर नहीं दिख रहा है तो 720 पिक्सल पे आप करेंगे तो क्लियर दिखेगा, जरा समझिए। ओनली ड्यूरिंग हाइबरनेशन और एस्टिवेशन विच इज लेस एनर्जी कंज्यूप्शन या कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अपने स्किन से कब करेगा वो, एस्टिवेशन या हाइबरनेशन के टाइम पर। एस्टिवेशन या हाइबरनेशन होता क्या वो समझ लो आप। एस्टिवेशन होता है समर स्लीप, हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप। अगर आपको याद है या आपने कभी सुना है तो मैं आपको बता दूं कि जो पोलर बियर होते हैं वो अपना फूड इकट्ठा करता है, जब ठंडी आने लगती है इकट्ठा करता है फूड अपना, और उसे कलेक्ट करने के बाद, स्टोरेज करने के बाद 6 महीने का खाना लेकर के वो अपनी केव में चला जाता है, गुफा में चला जाता है और खाना खा के सो जाता है 6 महीने तक। जब ठंडियां कम होती है फिर 6 महीने बाद वो उठता है। तो ठंडियों को अगर आप स्किप कर रहे हैं, विंटर को आप स्किप कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं हाइबरनेशन। और अगर गर्मियों को आप स्किप करते हैं, टॉलरेट करते हैं, उस केस को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास अगर कोई तालाब है, छोटा मोटा कोई पॉन्ड है, उस केस में जब पानी सूखने लगता है उस तालाब का, तो आप देखिए फिशेस कहां चली जाती हैं, नीचे चली जाती है। स्नेल छोटे छोटे होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। अर्थवर्म कहां चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो हीट है उसे टॉलरेट करना है। तो हीट को टॉलरेट करने की जो मैकेनिज्म होती है दैट इज व्हाट, एस्टिवेशन। ठीक है, जिसे हम समर स्लीप कहते हैं। इसे आप पढ़ते हैं इकोलॉजी वाले, ठीक है, जो यूनिट है वहां पे आप पढ़ते हैं। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। आइए पढ़ लेते हैं फिर से, ठीक है। एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी एक एक लाइन मैच करेगी, आप देखिएगा सर। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, हमने ये पढ़ लिया था स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म, है ना। मैंने एक और जोड़ा है क्या, प्रोटोजोआ। ठीक है, उनमें भी क्या होगा, उनकी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। आगे देखिए, अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल, है ना, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए।
ठीक है, और मैंने इसमें क्या लिख दिया है, फ्रॉग भी मैंने आपको लिखवाया था मोस्ट क्यूट करके, ठीक है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, दैट इज व्हाट, ट्रैकियल ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। ट्रैकियल ट्यूब किसमें होगा, इंसेक्ट्स में होगा। एंड नेक्स्ट, special vascularized structure called gills, that is also called brachial respiration, are used by most of the aquatic arthropod and molluscus। ठीक है, तो aquatic arthropod और molluscus के थ्रू क्या यूज किया जाएगा बताइए, गिल्स, रेस्पिरेशन के लिए। aquatic arthropod का मैंने आपको एग्जांपल बताया था क्या, क्रस्टेशियन, ठीक है, क्रस्टेशियन का एग्जांपल क्या है, प्रॉन, झींगा। क्लियर है, झींगा मछली नहीं है, याद रखिएगा, पानी का कीड़ा है। Whereas vascularized bag called lungs, that is pulmonary respiration, are used by the terrestrial form। जो टेरेस्ट्रियल होंगे, जमीन पर रहेंगे, वो क्या करेंगे, लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। वो कौन आता है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Among vertebrates, fish use gills, whereas amphibian, reptiles, bird and mammals respire through लंग्स। याद रखिएगा, गिल्स जो होता है वर्टिब्रेट में, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन किसमें होगा, वर्टिब्रेट में, फिश में। बाकी एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमिलिया, इनमें कैसे होगा, लंग्स के थ्रू होगा, वी ऑलरेडी नो। आगे देखिए, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। याद रखिएगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आल्सो। तो मैंने आपको बताया था, जो फ्रॉग होता है वो 3 टाइप से रेस्पिरेशन कर सकता है। कैसे, पहला वो बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू कर सकता है, दूसरा वो अपनी मॉइस्ट स्किन के साथ कर सकता है, थर्ड वन वो लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया गया है। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है उसको हम जानेंगे, और यहां पर आगे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ज्यादा बेटर क्या होता है, पहले आप डायग्राम समझ ले, फिर एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन हम रीड आउट कर लेंगे, जिससे तुम्हें सारी चीजें कंफ्यूजन, जितने भी कंफ्यूजन होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं थोड़ा सा, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, आपको पता है, यहां पर सारी चीजें हम लिखेंगे, लेकिन ये डायग्राम मैं समझता हूं इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप देखते हैं एनसीईआरटी में जब पढ़ते हैं ना, तो वहां पे रेस्पिरेटरी ट्रैक भी दिया गया है, कंडक्टिंग कौन सा पार्ट होता है, कौन सा एक्सचेंज पार्ट दिया गया है, तो वहां पर कुछ चीजें मेंशन की गई जो यहां पर नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको बना रहा हूं जिससे कि ये डायग्राम आपको कंप्लीटली समझ में आ सके। ठीक है, तो समझिए, यहां पे अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं ऐसा बना सकता हूं बच्चों, मैं ऐसा बना सकता हूं कि ये एक पर्सन है, ऐसा। ठीक है, ये एक पर्सन है, ऐसा। ठीक है, ये हमारे हैं बंटू भैया। ठीक है, ये इनका लंग्स है। ये कैसे देख रहे हैं, सपोज करो ऐसे हैं, ऐसे देख रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या, है ना, या फिर ऐसे देख रहे हैं। क्लियर है, तो आप सामने से इनकी बॉडी को स्कैन कर पा रहे हैं। अब जरा समझिए, यहां पर बड़ी खूबसूरत चीज लिखी गई है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए आप, यहां पर आपको पता चलता है कि यहां बीच में अंदर की तरफ, है ना, यहां पर आप देखेंगे ये क्या प्रेजेंट होता है, पैलेट। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट होता है, पैलेट। और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहां पर ओरल कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ओरल कैविटी। तो यहां पर बीच में आपकी क्या प्रेजेंट होगी बच्चों, टंग प्रेजेंट होगी, है ना, यहां पर आपकी टंग प्रेजेंट होती है। क्लियर है, तो हम ये कह रहे हैं आपको समझाने के लिए, समझो। अब क्या करिए, अपनी टंग से बच्चों यहां पर टच करिए, इस पोर्शन पर। ठीक है, सभी लोग अपनी टंग से यहां पे टच करिए, तो यहां पर कैसा फील हो रहा है आपको, थोड़ा हार्ड फील हो रहा है ना, कैसा फील हो रहा है, थोड़ा सा हार्ड। ठीक है, अगर आपको हार्ड फील हो रहा है तो इस पार्ट को, जो स्टार्ट का पार्ट है, इसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट। क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट। क्लियर है, अब इसी टंग से यहां पीछे की तरफ टच करिए, कैसा लग रहा है आपको, सॉफ्ट लग रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलेंगे, सॉफ्ट पैलेट। क्लियर है, सॉफ्ट पैलेट कहां है, पीछे की तरफ है, हार्ड पैलेट कहां है, आगे की तरफ है। क्लियर है, अब इन दोनों को, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट को हम कलेक्टिवली बोल देते हैं पैलेट। क्या कहते हैं, पैलेट। याद रखिएगा। अब जरा समझो और क्या होता है, और ये होता है सर
समझिए, ये जो हमारा नोज है, ये सामने की तरफ आपको क्या दिख रहा है सर? नोज। नोज को हम बोलते हैं नेजल। क्या कहते हैं? नेजल। क्लियर है? अब नोज के पास में देखिए दो ओपनिंग होती है ऐसे, है ना, ये देख रहे हैं सामने की तरफ ओपनिंग, इन्हें हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल। ठीक है, ये कितना होता है? 1 पेयर होता है सर। ठीक है, 1 पेयर होता है, 2 होते हैं तो हम बोलते हैं 1 पेयर। अब ये जिस चैम्बर में पीछे की तरफ खुल रहा है, वो चैम्बर देखो यहां पीछे की तरफ होंगे, है ना, ऐसे होता है। ये जिस चैम्बर में खुल रहा है नॉस्ट्रिल, इसे हम बोलते हैं नेजल चैम्बर। क्या बोलते हैं? नेजल चैम्बर। क्लियर है बच्चों? नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी कहते हैं। कैविटी मतलब क्या है? स्पेस। क्लियर है? और आप देखिए और कुछ चीजें हैं, जैसे ये रहा हमारा माउथ, ये नीचे की तरफ क्या है? माउथ। माउथ को हम कहते हैं ओरल। माउथ को और हम क्या कह सकते हैं? ओरल। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारी दवाएं खाई होंगी तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? ओरल टैबलेट्स। क्लियर है? अच्छा, ओरल कहते हैं माउथ को। तो माउथ के पीछे जो यहां पर कैविटी है, स्पेस है, जहां पे हमारी टंग प्रेजेंट होती है, जिस कैविटी में, क्लियर है, उसको हम बोलते हैं क्या? ओरल कैविटी। क्या कहते हैं? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के साथ साथ इसका एक दूसरा भी नाम है बक्कल कैविटी। क्लियर है? आप समझते रहिए। फिर उसके बाद आप देखिए, ये जो प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? टंग। टंग। टंग को हम बोलते हैं लिंगुआ। याद रखिएगा। ठीक है, लिंगुआ कहते हैं। और टंग जो होती है नीचे की तरफ, यहां पर एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसकी हेल्प से अटैच होती है। ये दिख रहा है आपको? तो थिन, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसकी हेल्प से नीचे की तरफ फ्लोर पर वो अटैच होती है। दैट इज कॉल्ड लिंगुअल फ्रेनुलम। क्या बोलेंगे? लिंगुअल फ्रेनुलम। याद रखिएगा, लिंगुअल फ्रेनुलम की हेल्प से जो टंग होती है वो अटैच होती है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से। क्लियर हुआ? अब जरा समझिए, मैं बात कर रहा हूं नोज की, हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की सर। ठीक है, तो जरा समझिए, नेजल चैम्बर, पहले एयर कहां जाएगी? नॉस्ट्रिल में। नॉस्ट्रिल के थ्रू कहां जाएगी? नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर के थ्रू इस पोर्शन में आकर ओपन होगी, है ना, इस पोर्शन में आएगी एयर। तो इसको हम बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या? नेजोफेरिंग। क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। क्लियर है? नेजोफेरिंग बोला। ये ओरल कैविटी के जो बिहाइंड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स। क्लियर? ओरल कैविटी के जो जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट है, ओरोफेरिंग्स। अब इस पार्ट को यहां पर देखिए, ये लैरिंग्स है बच्चों, है ना, ये लैरिंग्स यहां पर दिख रहा है, जिसे हम वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके पास वाला जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स। क्लियर है? अब नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। और फेरिंग्स का काम क्या है? जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए, बोला जाता है इसको कॉमन पैसेज फॉर बोथ, कॉमन पैसेज फॉर बोथ, व्हाट बोथ? फूड एंड एयर। क्या बात है सर, क्या बात है, समझो, मैं ये कह रहा हूं फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर दोनों के लिए। कैसे? जरा समझो। जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन जो है बच्चों, वो ऑक्सीजन कहां पर आएगी बताइए? ऑक्सीजन जो है वो टहलते हुए कहां जाएगी? फेरिंग्स में। देखो, आप सपोज करो यहां पर ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन नेजल कैविटी में गई, फिर कहां गई? देखो फेरिंग्स में, यहां पर आ गई। अगर आपने फूड लिया, यहां पर फूड लिया, तो फूड भी यहां से निकलेगा, ओरल कैविटी के थ्रू कहां जाएगा? फेरिंग्स में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि चाहे हम खाना खाएं तो भी फेरिंग्स में आएगा, फूड खाएंगे तो भी फेरिंग्स में आएगा। सेकंड थिंग, अगर हम एयर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो भी वो एयर कहां आएगी? फेरिंग्स में। दैट्स वाई हमने फेरिंग्स को क्या बोल दिया? कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। बोलिए, समझ में आया सर? बिल्कुल। अब जरा समझिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं एयर की, है ना, एयर की बात कर रहे हैं, तो हम ये समझते हैं जरा कि एयर जो होती है वो कहां जाएगी? ट्रैकिया में जाएगी। कहां पर जाएगी? ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया कहां पर है सर? यहां पर देखिए, ये ट्रैकिया है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रैकिया। ये है सर ट्रैकिया। क्लियर? ये है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया में जानी चाहिए एयर, तभी वो एयर कहां पर जाएगी? लंग्स के अंदर ऑक्सीजन यहां तक
पहुंचेगी। अब कैसे पहुंचेगी उसकी सारी डिटेल हम समझते हैं, जरा समझो। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो लैरिंग्स है ना, जस्ट अ सेकेंड, ये जो लैरिंग्स है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लैरिंग्स। लैरिंग्स का दूसरा ही नाम क्या है, साउंड बॉक्स, या फिर हम इसी को और क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स के नाम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए नीट में। क्लियर है? अब जरा समझिए, इसमें एक छोटी सी ओपनिंग होती है, यहां पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है। क्लियर है? लैरिंग्स में एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग का नाम क्या है, ग्लॉटिस। क्या नाम है, ग्लॉटिस। ठीक है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। अब इसके ऊपर, इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग होती है बच्चों, यहां पर देखिए एक कवरिंग है ऐसे। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस कवरिंग को हम बोलते हैं ईपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं, ईपीग्लॉटिस। ये काम क्या करता है जरा समझो। जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो कई बार आपने सुना होगा पेरेंट्स खाना खाते वक्त बातें नहीं करते, मोबाइल रख दे बेटा, खाना खाने के बाद बातें कर लेना। हम मानते हैं, नहीं मानते। खाना खाते वक्त कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, या फिर कुछ भी देख रहे हैं, वेब सीरीज वगैरह, है ना, मोबाइल में या टेलीविजन में, तो हम हंसते रहते हैं। तो कई बार होता है हंसते हंसते खाना अटक जाता है। रीजन क्या है, जो फूड है हमारा उसे जाना चाहिए था ईसोफेगस में। ईसोफेगस यहाँ पीछे की तरफ होता है, यहाँ पीछे की तरफ होता है। वो गलती से ये ईपीग्लॉटिस ओपन हुआ और ये फूड जहां पर एयर जानी चाहिए थी वहां चला गया, ट्रैकिया के अंदर। तो ब्रेन को तुरंत सिग्नल गया कि भाई रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, इसे बाहर निकाल। क्लियर है बच्चों? तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ईपीग्लॉटिस होता है ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया, क्योंकि आपको हंसने के लिए भी एयर बाहर निकालनी पड़ती है। आप ट्राई कर लीजिए, आप जितनी बार हंसेंगे, कभी भी इंस्पायरेशन करते वक्त आप हंस नहीं सकते। हंसने के लिए तो पहले आपको लंग से एयर बाहर निकालनी पड़ेगी। तो जैसे हमारे माउथ में फूड था, हम हंस रहे थे, ईपीग्लॉटिस ओपन हो गया, तुरंत ग्लॉटिस के अंदर फूड चला गया, जिसकी वजह से कफिंग होती है, खांसी आ जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कुछ इनके फीचर लिख लेते हैं, है ना, कुछ फीचर लिख लेते हैं। जैसे क्या फीचर लिख सकते हैं हम सर, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए बच्चों। जो ईपीग्लॉटिस है इसकी दो चीजें हम लिख सकते हैं। पहला ये क्या करेगा, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया, इनटू ट्रैकिया। क्लियर है? तो ये प्रिवेंट करता है, रोकता है किसकी, फूड की एंट्री को ट्रैकिया के अंदर। सेकेंड थिंग, ये बना किसका होता है, मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? ईपीग्लॉटिस के बारे में हमने ये जान लिया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ ट्रैकिया प्रेजेंट है ना, नीचे की तरफ ये क्या प्रेजेंट है, ट्रैकिया, आप देख पा रहे हैं। अब ट्रैकिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हमें जाननी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो ट्रैकिया आप देख पा रहे हैं, ट्रैकिया के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी चाहिए। जैसे ट्रैकिया को हम जनरली क्या कह सकते हैं, जनरली नोन एज, क्या कह सकते हैं हम सर, इसे हम विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, पहली चीज। दूसरा, इसकी लेंथ जो होती है बच्चों, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर है? ये होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड कहां पर होता है, डिवाइड कहां होता है, एट 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। कहां पे, थोरैसिक वर्टिब्रा, वर्टिब्रा है ना, जो हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा है ना, आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती है। ठीक है, अगर 206 बोन की वीडियो मेरी नहीं देखी ना, ट्रिक, तो जाकर देखो, कमाल की ट्रिक दी है मैंने, 206 हड्डियां तुम्हें बस फिंगर टिप पर याद हो जाएंगी और वहां से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? समझिएगा, यूट्यूब पे तीसरी या चौथी वीडियो है ओवरऑल, यूट्यूब पे सर्च मारिएगा 206 बोन। क्लियर है? आगे समझिए, ये आप जो ट्रैकिया देख पा रहे हैं, ठीक है, ये ट्रैकिया आकर यहां पर डिवाइड हो रहा है, ऐसे डिवाइड हो रहा है। तो ये जिस पोर्शन पे डिवाइड हो रहा है, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम की 5th बोन है, थोरैक्स की। थोरैक्स मतलब क्या, चेस्ट रीजन में टोटल कितने वर्टिब्री होते हैं, 12। तो जो 5th वाला वर्टिब्री होता है, छोटी बोन होती है, वहीं पर आकर ये डिवाइड होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे
पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज हमने नोट डाउन कर ली कि सर फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के पास में ये डिवाइड होगा। और क्या हमें नोट डाउन करना है, और क्या हमें नोट डाउन करना है वो जान लो तुम। इसमें 16 to 20 सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। क्या नोट डाउन करना है, हैविंग व्हाट, हैविंग 16 to 20 सी शेप्ड, याद रखना सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहां पर रिंग, मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूं। यहां पर देखिए आप, ये अलग अलग रिंग देख पा रहे होंगे आप, दिख रहा है आपको, ये सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। सी शेप मतलब क्या, सी शेप मतलब क्या सर, यहां पर देखिए, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं। सी शेप मतलब कुछ समथिंग लाइक दिस वन, देखिए तो इस साइड आप देख रहे हैं ये इनकम्प्लीट है ना, यहां पर ये कंप्लीट है, इनकम्प्लीट, ये ऐसे देखो ये सी शेप हो गया सर, तो यहां पर इनकम्प्लीट है। ये फिर ऐसे ही रिंग प्रेजेंट होती है यहां पे, ये क्या करती है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है ना। मैं कहता हूं हमेशा जब रोड साइड पर कभी वॉर होती है ना, लड़ाई होती है, लोग लड़ते हैं आपस में, तो बॉयज के केस में पहले टेटुआ पकड़ लेते हैं, गला पकड़ लेते हैं। जब गला पकड़ते हैं तो ऐसे दबाते हैं गला, ठीक है, जनरली बॉयज में ऐसा ही होता है। तो आप देखिए ये सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग ऐसे हैं, तो सपोज करो अभी आप मेरे गले के अंदर हो, है ना, मेरे बॉडी के अंदर हो, ऐसे देख रहे हो, ये सी शेप इनकम्प्लीट कोई ऐसे पकड़ा और ऐसे दबाया, तो ये सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग ऐसे हो गई। लेकिन अभी भी देखिए ओपनिंग है, तो आप रेस्पिरेशन कंटिन्यूअस कर पाएंगे, आपकी जान बच सकती है। क्लियर है, बशर्ते कि आप खली जैसे पर्सन से ना भिड़े, नहीं तो ऐसे पकड़ेगा, बाकी तो आप समझदार हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सर। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्लियर है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज हमें नोट डाउन करनी है इसमें, एक चीज और हमें नोट डाउन करनी है, वो क्या है, ट्रैकिया की लास्ट लाइन, ट्रैकिया के लिए लास्ट लाइन क्या लिख सकते हैं सर, समझिए। ट्रैकिया के लिए हम लिखेंगे क्या, इसमें सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होता है। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, देख रहे हो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी करो, है ना, एपिथेलियम होता है। क्लियर है, इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी जो इंफॉर्मेशन है मैं आगे फिर से नोट डाउन कराता हूं, क्योंकि अभी यहां पर स्पेस नहीं बचा है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों नेक्स्ट हम समझेंगे कि चीजें कैसे डिवाइड होती है, ये जो ट्रैकिया होता है ये कैसे डिवाइड होता है। क्लियर, ट्रैकिया के बारे में हम समझेंगे। तो आप अगर यहां पर ध्यान से देखें, ये ट्रैकिया ऊपर से आ रहा है ना, ट्रैकिया ऊपर से आ रहा है, और यहां पे फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के पास में इसका डिवीजन हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। तो जो डिवीजन होता है इसमें देखिए क्या क्या ब्रांचेस बनती हैं। पहली बार जब ये डिवाइड होता है, ऐसे डिवाइड होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या लिख रहे हो सर, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई बोला गया जब पहली बार डिवाइड हुआ। क्लियर है, अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई जब अगेन डिवाइड होगा बच्चों, जब अगेन डिवाइड होगा, तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्लियर है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलेंगे। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई जब डिवाइड होता है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई जब डिवाइड होता है, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्रोंकाई। क्लियर है, और टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर के बनाता है ब्रोंकियोल्स। क्या बनाते हैं, ये ब्रोंकियोल्स, ये देखो सर, ब्रोंकियोल्स। क्लियर है, ब्रोंकियोल्स बनाते हैं। और ब्रोंकियोल्स के पास में होती है एल्वियोलर की डक्ट, एल्वियोलाई की डक्ट। क्लियर, एल्वियोलर डक्ट यहां पर होती हैं, और यहां पर एक मटके जैसा समथिंग स्ट्रक्चर होता है, दैट इज व्हाट, एल्वियोलाई। इस तरह से एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या प्रेजेंट है बच्चों, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट कैनाल है, ट्यूब है, और ये प्रेजेंट है क्या, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के बारे में क्या लिखेंगे, जरा पहली चीज समझिए, एल्वियोलाई क्या है,
साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस आ रही हैं, ऑक्सीजन वगैरह आ रही है, वो कहां पर चेंज होती है, एक्सचेंज होती है, एल्वियोलाई में, लंग्स के अंदर। क्लियर है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी चीज ये है बच्चों कि जो एल्वियोलाई होते हैं वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बने होते हैं। क्लियर है, ये चीजें हो गई। अब जरा समझो, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करके एक चीज लिखेंगे। क्या, यहां पर नोट करके लिखेंगे मेरे बच्चों, चिल्लर में नहीं लिखेंगे, हम नोट में लिखेंगे, है ना, अमीर लोग हैं हम लोग, है ना। नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई। और इसके पहले और क्या लिख देंगे, ट्रैकिया, है ना, यहां लिख देता हूं मैं ट्रैकिया। तो ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल पार्ट ऑफ ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल पार्ट ऑफ bronchioles having C-shaped incomplete cartilaginous ring, cartilaginous ring। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग आप देख रहे हैं ना, ट्रैकिया में थी, ये सिर्फ ट्रैकिया में नहीं होती, कहां कहां होती है, ट्रैकिया के साथ साथ प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई में होती है, और इनिशियल पार्ट ऑफ ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल मतलब क्या, कुछ स्टार्ट के पार्ट में ब्रोंक्यूल्स के होती है। क्लियर है। अच्छा, ये सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग किस कार्टिलेज की बनी होती है, तो आप लिखेंगे यहां पे हायालिन कार्टिलेज, किसकी, हायालिन कार्टिलेज की बनी होती है, याद रखिएगा। तो यहां पर मैं बताता हूं आपको, देखिए ये ट्रैकिया में प्रेजेंट है, ट्रैकिया में प्रेजेंट है ये रिंग, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट है, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट है, फिर टर्शरी ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट है। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद क्या है, ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स जो है ना, ब्रोंक्यूल्स के बस स्टार्ट के ही कुछ पार्ट में प्रेजेंट होती है, टर्मिनल पार्ट में नहीं। जैसे सपोज करो ये क्या है, एक ब्रोंक्यूल्स है, क्या है बच्चों, ब्रोंक्यूल्स, है ना, ब्रोंक्यूल है, ये ब्रोंक्यूल है। तो मैं ये कहता हूं स्टार्ट के ही पार्ट में होगा। देखिए ये स्टार्ट के पार्ट में, ये जो लास्ट का पार्ट है इसका ना, ये टर्मिनल पार्ट है। देखो टर्मिनल मतलब आखिरी पार्ट, इसमें नहीं है, ये याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम क्या नोट डाउन करेंगे, आगे क्या नोट डाउन करेंगे जरा समझो, आगे हमें क्या नोट डाउन करना है। यहां पर आप देख रहे हैं नीचे की तरफ दिया गया है बच्चों डायफ्राम, ये लंग्स है, ये हमारा राइट लंग है ना, राइट लंग्स है, ये राइट लंग है, ये वाला हमारा क्या है, लेफ्ट लंग। तो लेफ्ट लंग कैसा होता है, स्मॉलर होता है, याद रखिएगा, स्मॉल इन साइज होता है। राइट लंग कैसा होता है, लार्ज इन साइज होता है, पहली चीज। सेकेंड थिंग, जो राइट लंग होता है ना बच्चों, जो राइट लंग होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब। तो टोटल कितने लोब हो गए राइट लंग्स में, 3 लोब हो गए राइट लंग्स में। और जो लेफ्ट लंग होता है ये सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब होते हैं। तो यहां पर कितने लोब हैं, 2 लोब्स होते हैं लेफ्ट लंग में, याद रखिएगा। लेफ्ट लंग आर जनरली स्मॉलर देन राइट वन। क्लियर है। नेक्स्ट और चीजें में क्या नोट डाउन करनी है और समझो, इन दोनों ही लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है ना, हार्ट प्रेजेंट होता है। जिस प्लेस पर हार्ट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मेडियास्टिनम। क्या कहते हैं, मेडियास्टिनम। क्लियर है, मेडियास्टिनम क्या होता है, प्लेस ऑफ हार्ट। क्लियर, जहां पर दिल रहता है। क्लियर है। और ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम, ये डायफ्राम जो होता है बच्चों, पहली चीज के बारे में लिखनी, ये कैसा होता है, डोम शेप होता है। कैसा होता है, डोम शेप। डोम शेप मतलब क्या होता है, ऐसे गुंबद के जैसा, देखा ना आपने, मंदिर या मस्जिद देखा होगा तो ऐसे उसमें डोम बना रहता है। ठीक है, डोम शेप होता है। ये जिससे बना होता है उसका नाम है फ्रेनिक मसल्स। क्लियर है, क्या बना होता है, फ्रेनिक मसल्स, फ्रेनिक मसल्स का ये बना होता है। क्लियर है, ये चीजें याद रखिएगा।
और ये किसको सेपरेट करता है? थोरैसिक कैविटी को, थोरैसिक कैविटी को, है ना, थोरैसिक कैविटी को सेपरेट करता है। थोरैसिक कैविटी सेपरेट, है ना, फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है? ये थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। तो ये देखो थोरैसिक कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी, यहां पर क्या है? डायफ्राम। तो ये थोरैक्स चेस्ट को ऊपर कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, और एब्डोमेन को अलग कर दे रहा है। बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। और क्या नोट डाउन करना है सर? और क्या नोट डाउन करना है? यहां पर देखिए, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे लग रहा है कि आई थिंक कुछ तो इशू हुआ है, लाइटिंग कम हो गई थोड़ा सा लैपटॉप की, क्या हो रहा है? जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक सो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जरा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। बाकी जो डिटेल है मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। यहां पर देखो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। पहली चीज क्या है सर? यहां पर ध्यान से देखिए, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है ओपनिंग आउट अबव अपर लिप। तो अपर लिप के ऊपर होता है अ पेयर ऑफ ओपनिंग, जिसे हमने क्या बोला? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। नेजल चैम्बर में ओपन होता है नेजल पैसेज के थ्रू। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, a portion of which is the common passage for food and air। मैंने आपको बताया था फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। आगे देखिए, द फेरिंग्स ओपन थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया, है ना। तो लैरिंग्स के थ्रू, लैरिंग्स को हमने क्या बोला था? साउंड बॉक्स, उसके थ्रू ओपन होता है ट्रैकिया में। और लैरिंग्स की ओपनिंग को मैंने क्या बोला था आपको? ग्लॉटिस। यहां पर देखिए, लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। याद रखिएगा, लैरिंग्स को हमने क्या बोला? साउंड बॉक्स बोला या वॉइस बॉक्स बोला। ड्यूरिंग swallowing, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाई थिन इलास्टिक कार्टिलेज। ध्यान दीजिएगा, इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। तो ट्रैकिया यहां पर था, ट्रैकिया के ऊपर जो था वो क्या था? लैरिंग्स। लैरिंग्स की ओपनिंग क्या थी? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर क्या था? कार्टिलेजिनस फ्लैप, एपिग्लॉटिस। याद आ रहा है आपको? बिल्कुल सर। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। जी हाँ, ट्रैकिया या लैरिंग्स में ये एपिग्लॉटिस फूड को जाने नहीं देगा, बंद कर देगा। आगे देखिए, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। थोरैक्स के मिड तक ये जाएगी, विच डिवाइड एट लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करेंगे। कहां पर डिवाइड हो रहा है ये? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के पास में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखिए, थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर क्या डिवाइड होगा? तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्लियर? फिर एल्वियोलर डक्ट, देन क्या था? एल्वियोलाई। आगे देखिए, ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म secondary and tertiary bronchi and bronchioles, ending up a very thin terminal bronchioles. The trachea, primary bronchi, secondary bronchi and terminal bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring। लो जी, जो मैं आपसे बता रहा था, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला है सर? यहां से अंडरलाइन करिए, यहां से इंपॉर्टेंट है। द ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड क्या? इनिशियल पार्ट बोला है, इनिशियल पार्ट ऑफ ब्रोंक्यूल्स। किसके थ्रू? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं? सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं इनको, है ना। टर्मिनल में नहीं होता, ब्रोंक्यूल्स के सिर्फ इनिशियल पार्ट में होता है। मैंने आपको नोट डाउन कराया था। Each terminal bronchioles give rise to a number of very thin irregular wall and vascularized bag structure called alveoli। जी हाँ, alveoli होते हैं। alveoli को हमने क्या बोला था? Site of exchange of gases। आगे देखिए, the branching network of bronchi, अंडरलाइन करेंगे यहां से, the branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs। जी हाँ, very important।
तो लंग्स हमारा कैसे बनता है, जो ब्रांचिंग पैटर्न है ब्रोंकाई का, ब्रोंकियोल्स का और किसका, एल्वेलाई का, इन तीनों को कलेक्टिवली हम मिलाकर क्या बोलते हैं, लंग्स। क्लियर है? आगे याद रखिए, तो वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाई डबल लेयर प्लूरा। वेरी इंपॉर्टेंट, लंग्स किसके थ्रू कवर्ड होता है, डबल लेयर प्लूरा के थ्रू। यहां पर देख लेते हैं जरा, अब टाइम आ गया है ना, टाइम आ गया है समझने का। यहां पर देखो बच्चों, ये देखिए, यहां पर देखिए आप, तो मैं आपसे ये कहता हूं, जरा यहां पर गौर फरमाइएगा। यार ये लाइटिंग का तो कुछ इशू है ना, लाइटिंग मुझे थोड़ा सा डर लग रही है। कोई नहीं, सब दिख रहा है तुम्हें। यहां देखो, अब ये है हमें पता है राइट लंग है ना, ये राइट लंग है, और ये जो है इसे हमने बोला है क्या, लेफ्ट लंग है ना। हमें पता है लेफ्ट लंग कैसा था, लार्जर या स्मॉलर, सर स्मॉलर था, स्मॉल था। राइट लंग कैसा था, लार्ज इन साइज था, ये हमें पता है। अच्छा सुनो, अब ये जो लंग्स होते हैं ना बच्चों, ये दो कवरिंग से कवर्ड होते हैं। इसमें देखो ये जो इंटरनल लेयर दिख रही है ना, ग्रीन वाली मैं बना रहा हूं है ना, ये जो इंटरनल लेयर तुम्हें दिख रही है इसे बोलते हैं विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, ऐसे लिख देता हूं, विसरल है ना, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर है? और इसके अराउंड देखिए, ये आउटसाइड से रेड कलर की बना रहा हूं है ना, रेड कलर की बना रहा हूं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रेड कलर की जो मेम्ब्रेन है इसे हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। तो पैराइटल मतलब क्या, आउटसाइड, विसरल मतलब क्या, इनसाइड। इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर? प्लूरल मेम्ब्रेन। इसी प्लूरल मेम्ब्रेन को ही प्लूरा कई बार कहते हैं, प्लूरा। क्लियर है? तो दो लेयर से कवर्ड है। अब आप देखेंगे जो ग्रीन और रेड कलर की कवरिंग है प्लूरल मेम्ब्रेन की, उनके बीच में कुछ कैविटी प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी स्पेस। इस प्लूरल कैविटी में फिल्ड होता है बच्चों प्लूरल फ्लूइड है ना, प्लूरल फ्लूइड, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। क्या रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन। यहां पर देखेंगे, लिखेंगे रिड्यूस फ्रिक्शन। क्लियर है? ये चीजें हमें समझ में आ गई कि सर आउटर लेयर को हम बोलेंगे क्या, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर को बोलेंगे क्या, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में कैविटी होगी, क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी। उसमें जो फ्लूइड होगा क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड। वो क्या काम करता है सर, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। एक चीज पूछी जाती है आपसे, जो ये पूछा जाता है कि कौन सी लेयर लंग्स के कांटेक्ट में होगी, कौन सी लेयर थोरैसिक लाइनिंग यानी रिब्स के कांटेक्ट में होगी। तो सर जो आउटर है, बाहर की तरफ रिब्स होती है ना, तो बाहर की तरफ कौन होगा कांटेक्ट में, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, ये किसके, रिब्स के कांटेक्ट में होगा। और लंग्स अंदर की तरफ है तो लंग्स के कांटेक्ट में कौन होगा, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, ये लंग्स के कांटेक्ट में होगा। बहुत सिंपल है। क्लियर है? और यहां पे तुम देख पा रहे होगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं थोड़ा डिलीट करता हूं। यहां पर देखो, यहां पर एक साइट देख रहे हो जो थोड़ा सा लेफ्ट लंग जो है अंदर की तरफ है। यहां पर देखो एक थोड़ा सा अंदर की तरफ डिप्रेशन है, ऐसा दिख रहा है ना तुम्हें, ऐसा एक नॉच दिख रहा होगा तुम्हें। ये किसकी वजह से है, हार्ट यहां पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से है। तो इस जो डिप्रेशन है इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। कार्डिया मतलब क्या होता है, हार्ट। क्लियर? उसके लिए एक नॉच है। ये हो गया आपका कंप्लीट। आइए देखते हैं, एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं। आगे देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए फिर से, द ब्रांचिंग network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs. We have two lungs which are covered by double pleural membrane, जिसे हमने क्या बोला, प्लूरा है ना, डबल लेयर प्लूरा, with pleural fluid between them। उन दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा बताइए, प्लूरल फ्लूइड, जो क्या करेगा, इट रिड्यूस फ्रिक्शन। देखो सर, इट रिड्यूस फ्रिक्शन, प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा, रिड्यूस फ्रिक्शन on the lung surface। the outer pleura membrane है ना, pleural membrane is in close contact with thoracic
क्या बोलेंगे हम? थोरैसिक लाइनिंग, है ना, थोरैसिक लाइनिंग बोलेंगे हम। तो थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में कौन था? थोरैसिक यानी क्या, रिब्स के कांटेक्ट में कौन था? हमारा पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आगे देखिए, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट दिया है बच्चों थोरैसिक लाइनिंग, वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन का नाम बताइए। विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विथ लंग्स सरफेस। एल्विलाई है ना, एल्विलाई क्या है? लंग्स का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? एक्चुअल में एल्विलाई ही लंग्स बनाते हैं, जनरली हम ये कह सकते हैं। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से देखो, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हुए बच्चों। क्लियर है? यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हुए, तो इनका जरा ध्यान दीजिएगा। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के, याद रखिएगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग पार्ट। वेयर एज द एल्विलाई एंड देयर डक्ट, एल्विलाई एंड उसकी डक्ट, एल्वियुलर डक्ट फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद रखिए कैसे होगा ये, जरा इसका भी एक फ्लो चार्ट ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहां देखो, मैं ये कहता हूं सर, मैं ये कहता हूं, ध्यान से समझो। पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं, है ना। तो मैं ये लिखता हूं ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक, है ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब क्या? जैसे तुम सांस लेते हो तो ऑक्सीजन किस किस रास्ते से होकर के जाती है आपके लंग्स तक, उसको हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बच्चों? नॉस्ट्रिल, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से किधर आएगी बताओ? नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर से किधर जाएगी बताओ? फेरिंग्स, फेरिंग्स। फेरिंग्स से फिर किधर जाएगी बताइए? ट्रैकिया, ट्रैकिया, है ना। लैरिंग्स के थ्रू कहां? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद कहां जाएगी? प्राइमरी ब्रोंकाई, देन कहां? सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन कहां? टर्शियरी ब्रोंकाई, है ना। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद कहां जाएगी बताइए? ब्रोंकियोल्स। कहां तक? ब्रोंकियोल्स, है ना, ब्रोंकियोल्स। यहां ब्रैकेट में मैं लिखना चाहूंगा इसके टर्मिनल पार्ट तक। टर्मिनल, टर्मिनल मतलब क्या? आखिरी पार्ट तक। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। फिर उसके बाद क्या होता है? एल्वियुलर डक्ट, एल्वियुलर डक्ट। क्लियर? एल्वियोलाई की डक्ट। फिर उसके बाद लास्ट में सबसे क्या होगा? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। यहां पर एल्वियोलाई ही क्या है? साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां तक ऑक्सीजन पहुंची, उसके बाद एक्सचेंज होगा। ये तो हो गया हमारा क्या? ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ट्रैक। लेकिन अब बोल रहा है, एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है, जरा समझो क्या कहती है वो। कहती है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल पार्ट ऑफ ब्रोंकियोल्स तक हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम ट्रांसपोर्ट पार्ट, ट्रांसपोर्ट पार्ट बोलेंगे। ठीक है, और एल्वियुलर डक्ट से लेकर के हम एल्वियोलाई के पार्ट को हम बोलेंगे एक्सचेंज पार्ट। क्या बोलेंगे? एक्सचेंज पार्ट। समझो, ट्रांसपोर्ट पार्ट के इसने 3 फंक्शन दिए हैं, 3 फंक्शन दिए हैं बच्चों। 3 फंक्शन, वो कौन कौन से उसको जान लो आप, इंपॉर्टेंट है। पहला बोलता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन पार्ट है, ये पहले तो एयर को कहां तक ले जाएगा? एल्वियोलाई तक लेकर के जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, या फिर क्या हम लिख सकते हैं? लंग्स। ठीक है, लंग्स तक ले जाना। दूसरा क्या है? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर मीन्स व्हाट? जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, जैसे हम घूम रहे हैं, तो उस एयर में सिर्फ ऑक्सीजन या CO2 या दूसरी गैसेस नहीं है,
उस एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, धूल कचरा उड़ रहा होता है, तो जब हम लेते हैं तो वो भी हमारे अंदर जाता है। तो हमारे नोज में क्या होते हैं, नेजल हेयर होते हैं, हेयर छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको रोक कर रखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वहां पे कुछ फ्लूइड होता है, तो अगर कुछ गया डस्ट पार्टिकल वगैरह तो उसके साथ स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, तो वो हमारे लंग्स के अंदर नहीं जा पाएगा, इन्फेक्शन हमें कॉज नहीं कर पाएगा। क्लियर है। तीसरा क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन है ना, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। एनसीईआरटी कहती है ब्रिंग्स एयर टेम्परेचर टू बॉडी, है ना, यानी कि जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं उस एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर पे लाने का भी काम करती है। एंड ये जो एक्सचेंज पार्ट होता है बच्चों, ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। किसमें, एटमॉस्फेयर और ब्लड के बीच में ये क्या करता है, एक्सचेंज का पार्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को ले लेगा ब्लड में और ब्लड से क्या करेगा, CO2 को इंट्रोड्यूस कर देगा, किसमें, एल्वियोलाई के अंदर। क्लियर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक लाइन यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। क्लियर है बच्चों, चलिए समझते हैं जरा। यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए आगे क्या दिया है, यहां पर समझो। बोला है द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकायोल कंस्टिट्यूट ऑफ कंडक्टिंग पार्ट वेयर एज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट फॉर्मिंग रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए द कंडक्टिंग पार्ट है ना, यानी जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई। पहला पार्ट क्या होता है, जो कंडक्टिंग या ट्रांसपोर्ट पार्ट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका, गैसेस का। दूसरा क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल मतलब क्या, डस्ट पार्टिकल। क्लियर है, वहां से करेगा। दूसरा यहां पर आ गया दूसरा इसका फंक्शन। थर्ड वन क्या होगा, ह्यूमिडिफाइज एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। समझ पा रहे हो क्या, ह्यूमिडिफिकेशन कर रहा है और बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल कर रहा है, किसका, इनहेल्ड एयर का टेम्परेचर। आगे देखिए, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। लो जी, हर एक लाइन एनसीईआरटी की आपको दे दी मैंने। क्लियर है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हाँ कोई डाउट रह गया हो तो जरूर मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप प्रदीप्स बायोलॉजी को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।